लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जो जेक होता है उसको तलवार लग जाती है, स्वॉर्ड मास्टर उसको लगभग मार ही देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं रे वहाँ पर आकर जेक को बचा लेता है और उसको एक जगह पे ले जाकर उसको हील तो कर देता है अच्छी तरीके से। फिर वहाँ पर एरिस आ जाती है और कहती है कि डिवाइन मैजिक से भी इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। तभी यहाँ पर जो रे होता है वो कहता है कि जो जेक है उसको हम अब भी बचा सकती हैं। और इसी के साथ अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। अब लोग देखते हैं कि जो एरिस होती है वो कह रही थी कि रे सॉरी, लेकिन जो डिवाइन पावर है वो यहाँ पर काफ़ी बिल्कुल भी नहीं। एक जो डेड पर्सन है उसको वापस लाइफ के अंदर लाने का, जिसके बाद जो रे कहता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर डिवाइन मैजिक एक इकलौता तरीका नहीं है इसे बचाने का। और हम लोग देखते हैं वो जो अपना माना होता है उससे जो एक नाइफ बनाता है और जो जेक की बॉडी होती है हार्ट के पास वो एक कट लगा देता है। जिसके बाद एरिस कह रही होती है कि मेरे को पता है कि जो तुम्हारा हार्ट है उस तुम्हें मान बिल्कुल भी नहीं पा रहा है कि जो जेक है वो मर चुका है, वो तुम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है ये उस तरह की सेम सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। जो जेक है वो ऑलरेडी यहाँ पर मर चुका है और जो लाइफ और डेथ का रीलम है वो गॉड्स के हाथों में होता है। जो नॉर्मल इंसान है वो कुछ भी नहीं कर सकते इसके बारे में। रे तभी कहता है कि किसी ऐसे जीवन को त्याग देना है जिसको कि हम लोग बचा सकते हैं। अगर ये ईश्वर की इच्छा है तो मैं ऐसा जो इच्छा है, ऐसा जो विल है उसको क्रश कर दूंगा, तोड़ दूंगा। अब इसी के साथ वो कहता है कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, बस मेरे पर ट्रस्ट करो। तभी हम देखते हैं एरिस होती है, वो सोच रही होती है कि ये बिल्कुल वैसे सेम टाइम की तरह है जब उसने जो जेक है उसको बचाया था दोबारा सिलोनिया के अंदर। तभी यहाँ पर वो और सोच रही होती है कि जो उसका मेथड था, उसका अजीब मेथड को यूज़ करके उसने जेक को वापस उसकी जो लाइफ थी उसको लेके आ गया था। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो एरिस होती है वो कहती है तो ठीक है, अगर कुछ भी मेरे जैसा हो मैं हेल्प कर सकती हूँ जिसके बारे में, तो तुम मेरे को ज़रूर कहना। जिसी के साथ हम देखते हैं रे कहता है कि तुम ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी कुछ है वो कर चुकी हो। तभी हम लोग देखते हैं जो रे होता है वो सोच रहा होता है जेक का जो ब्रेन है वो ऑलरेडी डेड हो चुका है और इस कंडीशन के अंदर इसको बचाया बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। लेकिन जो डिवाइन एनर्जी इसके अंदर डाली गई थी उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो वापस सेम हो चुकी है जैसे कि एक जिंदा पर्सन की होती है। तो यहाँ पर जो इसका हार्ट है वो 4 मिनट पहले स्टॉप हुआ था, तो इसको मैं बचा सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं जो रे होता है वो सोचता है कि सबसे पहले मेरे को यहाँ पर जो हार्ट के आसपास की जो हड्डियाँ हैं जो कि इसको कवर करते हैं उसको मेरे को काटना पड़ेगा। और हम लोग देखते हो काटता भी है और वो फिर सोच रहा होता है कि हार्ट के अलावा सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल है। तभी हम लोग देखते हो वो लाइटनिंग का यूज़ करता है, उसके हार्ट के ऊपर डालता है जिससे कि वो वापस से उसका हार्ट जाग सके। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो मैजिक है उसको मेरे को यूज़ करना पड़ेगा, छोटे छोटे अमाउंट के अंदर जो करंट है उसके हार्ट के अंदर डालना पड़ेगा जिससे कि वो वापस से ब्रीथ कर पाए। हम लोग देखते हो जिसका हार्ट होता है उसको वो पकड़ लेता है और उसी के साथ वो सोच रहा होता है कि प्लीज़ यहाँ पर जो पंपिंग है वो वापस से स्टार्ट हो जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं तभी जो हार्ट होता है जेक का वो यहाँ पर जो पंप करना दोबारा से स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं एरीज और जो रे होते हैं दोनों काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं कि उसका जो हार्ट है वो दोबारा से पंप करने लगा है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो रे होता है वो कहता है कि एरिस ये वर्क कर गया, जल्दी से यहाँ पर आओ और इसको हील करो। एरिस वहाँ पर आती है और उसको हील करने लग जाती है और कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, जो जेक है वो वापस से सांस ले रहा है, ये वापस से ब्रीथ करने लगा है। हम लोग देखते हैं जो जेक होता है वो पहले जैसा हो चुका होता है। तभी एरिस रे से कहती है कि रे आखिर ये क्या था, तुमने आखिर ये कैसे किया। इसके बाद जो रे होता है वो कहता है कि मैं इसे अकेले बिल्कुल भी नहीं कर पाता, ये हम दोनों ने यहाँ पर किया हुआ है। एरिस थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। एरिस उसको कहती है कि क्या ये ब्लैक मैजिक है। जिसके बाद जो रे कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम इसको ब्लैक मैजिक क्यों कह रही हो, ये एक मेडिकल साइंस है। अब यहाँ पर एरिस को तो कुछ भी समझ आ नहीं रहा होता है फिर भी। तभी रे कहता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जल्दी से जो जेक है उसको यहाँ से लेकर जाओ और उसके बाद जो प्रॉक्सिया है उसके अंदर जाकर यूक्लिवुड की मदद करो। जिसके बाद एरिस कहती है क्या तुम हम मेरे साथ नहीं आ रहे हो। जिसके बाद रे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे को यहाँ पर सबसे पहले पॉप है उससे जाकर मिलना पड़ेगा, तो ठीक है मैं यहाँ से अब जल्दी निकलता हूँ। जिसके बाद एरिस उसको कहती है कि मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि ये सही आइडिया होगा पॉप से मिलने का। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें जो गारेल होता है उधर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से जल चुका होता है। वहाँ पर पहाड़ के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है और कहता है कि इसी के साथ जो गारेल है वो फिनिश, और हमें लग रहा होता है कि ये जॉर्ज है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, और वो हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो 7 मैसेंजर्स होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी गर्दन के ऊपर स्वॉर्ड रख देती है और कहते हैं कि बिल्कुल भी मूव मत करना। तभी उन्होंने देखते हैं जॉर्ज काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि अगर तुम हो कौन। तभी उन्होंने देखते हैं वो जो मैसेंजर होता है उसका जो लेफ्ट हैंड होता है उसको ही काट देता है और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, कहता है मेरा हाथ। और इसी के साथ वो 7 मैसेंजर होता है, कहते हैं कि मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर डायरेक्टली देना है। अभी जॉर्ज सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर आसपास माना बैरियर स्टोन्स लगाए हुए थे, आखिर मेरे को इसकी जो प्रेजेंस है वो कैसे महसूस नहीं हुई, आखिर ये बंदा है कौन। अभी 7 मैसेंजर्स में से जो रेन होती है वो उसको एक कसकर लात मारती है और कहती है कि
हमने तुम्हें वार्न किया था कि मूव बिल्कुल भी मत करना। तभी यहाँ पर जॉर्ज सोच रहा होता है एक और वॉइस। तभी उन्हें देखते जो रेन होती है उसको कहते हैं कि आखिर जो तुम्हारा सुपीरियर है वो है कौन। तभी यहाँ पर वो जो होता है जॉर्ज सोच रहा होता है ये एक बंदे बिल्कुल भी नहीं है, ये काफ़ी सारे हैं। अभी जो जॉर्ज होता है वो कहता है कि हमारे हाई प्रीस्ट एक्सेवर। अब इसी के साथ वो रेन कहती है कि मैं तुमसे यहाँ पर प्रोक्सिया के बारे में पूछ रही हूँ कि प्रोक्सिया के अंदर तुम्हें आखिर जो ऑर्डर वो कौन दे रहा है। तभी यहाँ पर वो सोचता है इन लोगों को इसके बारे में भी पता है। तभी यहाँ पर जो रेन होती है वो कहती है लगता है ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं बताने वाला है यहाँ पर। तभी उन्होंने देखते हैं कि 7 मैसेंजर में से एक और लड़की होती है, अपने जो मैजिक पावर होते हैं उसका यूज़ करती है उसको सब कुछ उगलवाने का है, जो कि एक मेंटल मैजिक होता है। हम लोग देखते हैं जो जॉर्ज होता है वो सोच रहा होता है कि ये लोग एक जो मेंटल मैजिक रीलम है उसका यूज़ कर रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घबरा जाता है, उसको काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। कुछ देर बाद वो लोग कह रहे होते हैं कि इसने सारी इन्फॉर्मेशन तो दे दी लेकिन ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर यूज़लेस थी, हम यहाँ पर चलते हैं। अब इसी के साथ जो वो रेन होती है वो कहती है तो ठीक है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए सेंट के पास। अब इसी के साथ वो सोच रही होती है कि लगता है कि जो सेंट है वो ज़रूर यहाँ पर वाटिकन है वहीं पर गया होगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, वाटिकन की तरफ का सीन हमें दिखाया जाता है। अब यहाँ पर जो रे होता है वो सोच रहा होता है कि इस वॉर टाइम के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है होली एम्पायर के अंदर पॉप ही है। अब इसी के साथ वो कहता है उसके सामने एक बंदा होता है, वो बंदा उसको कहता है कि सेंट को मैं ग्रेटिंग करता हूँ। अब इसी के साथ जो रे होता है उस बंदे से कहता है कि जाकर जो पॉप है उनको इन्फॉर्म कर दो कि मैं उनसे यहाँ पर मिलना चाहता हूँ। रे सोचता है कि उनकी मदद ही मेरी आखिरी चॉइस बची हुई है। तभी उन्होंने देखते हैं कि जो पॉप होता है कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, होली एम्पायर के अंदर गद्दार हैं। अब इसी के साथ रे कहता है कि प्रोक्सिया ऑर्गेनाइजेशन कहीं से भी नहीं आया है, इनफैक्ट यहाँ पर वो एक संगठन है, एक जो पड़ोसी देश है उनका यहाँ पर एक संगठन के रूप में उनको देखना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सटीक रहेगा, और यहाँ पर होली एम्पायर भी उनके अंदर इन्वॉल्व है। अब इसी के साथ जो वो कहता है जो पॉप होता है वो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर जो गिया के हैंड के अंदर वो लोग थे उन लोगों ने भी यहाँ पर गद्दारी की हमारे साथ, मैं उन लोगों को ढूंढ के ख़त्म कर दूंगा। तभी यहाँ पर जो रे होता है कहता है कि उन लोगों को छोड़ दीजिए। आखिर तभी वो कहता है कि आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, जिसके के बाद रे कहता है कि अगर यहाँ पर हमने कोई कदम उठाया तो यहाँ पर जो प्रॉक्सिया है वो और भी ज़्यादा केयरफुल हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो पोप होते कहते हैं कि आगे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, उनको हम बिल्कुल भी नहीं रहने दे सकते हैं। तुम चाहते हो कि तुम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक गॉड का बंदा यहाँ पर जो अपनी आंखें हैं उनको बंद कर दे एक ब्लाइंड पर्सन बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर जो रे होता है वो कहता है कि हॉली फादर प्लीज़ मैं आपको दोबारा कहता हूँ कि उनको रहने दीजिए। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जो रे होता है उनको कहता है कि और आप हॉली एम्पायर को लीड करिए, उनको राइट डायरेक्शन है वो दिखाइए अपने विजडम से। अब इसी के साथ जो रे होता है वो कहता है तो ठीक है मैं आपसे यहाँ से जाने की अनुमति लेता हूँ, मैं अब चलता हूँ। तभी उन्हें देखते रे वहाँ से चला जाता है, जाते जाते सोच रहा होता है कि यहाँ पर प्रोक्सिया के अंदर मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है कि उनके पास कितने स्वॉर्ड मास्टर है, क्या 6 या फिर ये उनकी जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सेम लेवल की है। उनके पास काफ़ी ज़्यादा फोर्स है एक स्मॉल मीडियम साइज़ का जो किंगडम है उसको तहस महस कर देने के लिए। अगर यहाँ पर हमने किसी भी तरह से अगर उनकी जो मूवमेंट है उनको किसी तरह प्रोडक्ट कर लिया तो हम उनको वहीं पर रोक सकते हैं, लेकिन मेरे को काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो चाहिए होगी, और जो इन्फॉर्मेशन आखिर जो उस बंदे को कैसे डरा के मैं निकालूं। अभी वो न्यूक्रोमेंसर की बात कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। तभी यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। अभी हम लोग जो जेक होता है उसको देखते हैं जो कि घोड़े पर अपना बैठ के जा रहा होता है। अभी यहाँ पर जो जेक का पास्ट होता है थोड़ा वो दिखाया जाता है कि एरिस ने उसको कहा क्या होता है। एरिस उसको कहती है कि जेक तुम यहाँ पर बैटल फील्ड के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो। तभी यहाँ पर जो जेक होता है कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर शॉर्ट मास्टर हूँ, अगर मुझे फोर्स के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तो यहाँ पर ग्रेट नुकसान हो सकता है फोर्स के लिए। अब इसी के साथ हम देखते हैं एरिस उसको कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, इसका ठीक ऑपोजिट होने वाला है। यहाँ पर जो कम्प्लीटली हमारी फोर्स है वो यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर को एक्सपेंडेबल समझती है, और जो हमारा नेक्स्ट एनिमी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अपेयर होने वाला है। और जो ये बैटल फील्ड है इसने हमें ग्रेट आइडिया दिया है हमारी फोर्स के लिए। अगर तुम उन लोगों को एज अ कमांडर लीड करते हो तो क्या लगता है उनका सारा जो फोकस होगा वो कहाँ पर होगा, तुम यहाँ पर सब कुछ छोड़ दो, मैं और जो 3 ग्रेट फैमिलीज़ हैं हम इस जो वॉर है उसको हैंडल कर लेंगे। अब यहाँ पर जी कुछ भी नहीं बोलते, एरिस उसको कहती है तो यहाँ पर तुम्हें बैटल फील्ड से निकल जाना है और जो सेंट है उनके पास तुम्हें जाना है। तभी हम लोग देखते हैं वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। अभी जो जेक होता है वो घोड़े पर बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि जब यहाँ पर मैं एक बच्चा था तो सभी लोग यहाँ पर मेरे ऊपर ग्रेट एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे, और मैं एक यंगेस्ट स्वॉर्ड मास्टर था इस एज में। और यहाँ पर वो और कह रहे होते हैं कि जो ट्री फैमिली है उसका यहाँ पर जो फेट है वो असिस्ट करना है गॉड्स के रिप्रेजेंटेटिव को यानी सेंट्स को। और यहाँ पर जब गॉड ने एक नया सेंट चुना था, जब मैं उनसे पहली बार मिला था उन्होंने जो मेरी स्वॉर्ड थी उसको अपने एक ही हाथ से आराम से रोक लिया था, और यहाँ पर मैंने सोच लिया था कि मैं जो एंटर लाइफ अपनी पूरी लाइफ है उनको यहाँ पर सर्व करने वाला हूँ, उनकी तलवार बनकर उनको गार्ड करने वाला हूँ। और तभी यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आखिर लेकिन मैं किस तरह का गार्ड बन चुका हूँ यहाँ पर,
मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो एरिस होती है वो सोच रही होती है कि यहाँ पर मैंने जेक को तो निकाल दिया है बैटलफील्ड से जैसा कि रे ने कहा था, लेकिन आखिर उसका एग्जैक्ट प्लान है वो है क्या। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जेल की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूक्रोमेंसर का रखा गया होता है। रे वहाँ पर आता है और उससे कहता है तुमसे काफ़ी लंबे टाइम बाद मिला। न्यूक्रोमेंसर उसको कहता है कि यानी जो होली एम्पायर है उसकी सेफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसके बाद रे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, ये सब प्रॉक्सी और बाकी सब चीज़ों की वजह से हुआ है, कम्प्लीटली यहाँ पर उन्होंने खिलवाड़ किया है, मैशअप किया है। न्यूक्रोमेंसर उसको कहता है कि यानी कि तुम मेरे से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए आए हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही सब कुछ यहाँ पर बता देने वाला हूँ। जिसके बाद रे उसको कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे ये फ्री में बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला हूँ। और उसके मुंह पे एक छोटी सी स्माइल होती है। तभी उन्होंने देखते हो जो मैजिक पावर होता है, हड्डियों की जॉइंट और आंखों के नीचे आए हुए सर्कल्स और जो मुरझाई हुई स्किन बुढ़ापे की वजह से, अब यहाँ पर जो रे होता है वो कह रहा होता है जो तुम्हारा इम्यूनी सिस्टम है और जो बाकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है तुम्हारी बॉडी के साथ। अगर कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए इन सारी जो चीज़ें उनको फिक्स कर दूँ तुम्हारी बॉडी के साथ, तो तुम अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाओगे मुझे सब कुछ बताने के लिए। हम लोग देखते हैं वो आ रही होती है, उसको निकाल लेता है। अब यहाँ पर जो न्यूक्रोमेंसर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, आखिर तुम करने के वाले हो, रुक जाओ रुक जाओ। रे का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि न्यूक्रोमेंसर को ज़्यादा से ज़्यादा दर्द पहुंचा के सारी इन्फॉर्मेशन को निकलवाने का। अभी रे के बारे में बताया जा रहा होता है कि जो रे है वो मॉडर्न मेडिसिन है, उसके बारे में काफ़ी कुछ जानता है, उसके पास एंडलेस तरीके है बॉडी को किस तरह यहाँ पर पेन पहुँचाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो न्यूक्रोमेंसर होता है काफ़ी तेज़ी से चिल्लाता है। अब यहाँ पर न्यूक्रोमेंसर को देखते हैं उसको तो पूरा उसने जवान बना दिया होता है। अब न्यूक्रोमेंसर कह रहा होता है कि रुक जाओ मेरे को तकलीफ बिल्कुल भी मत दो, मैं यहाँ पर तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ। जो प्रॉक्सी है उसकी रियल आइडेंटिटी है वो एक मैजिक टावर है। अब इसी के साथ जो रे होता है वो कहता है कि तुमने तो यहाँ पर इतनी जल्दी बता दिया, अभी काफ़ी सारी और चीज़ें जो मेरे को तुम पर ट्राई करनी है। तभी यहाँ पर जो न्यूक्रोमेंसर होता है कहता है कि तुम डीमन हो, तुम्हें जो सेंट का टाइटल मिला है वो तुम पर वेस्ट है। तब यहाँ पर रे कहता है तो ठीक है जल्दी से मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन बताओ। न्यूक्रोमेंसर कहता है कि जो एज ऑफ सोर्सरी थी उसके ख़त्म होने के साथ साथ जो ब्लैक, रेड, ब्लू, गोल्डन और येलो टावर्स थे वो भी उसके साथ डिसअपेयर हो गए, जिनकी की टोटल संख्या 5 थी। वो 5 मेज टावर्स थे। अब इसी के साथ वो और कहता है कि उन जो टावर्स थे उनका काम सिर्फ ये था कि जो यहाँ पर बैलेंस था, जो मैजिक का बैलेंस था वो नेशंस के अंदर मेंटेन रखना। और यहाँ पर उसको ताकतवर होता हुआ देख, जो टावर थे वो ताकतवर हो रहे थे, उसको देखते हुए जो और कॉन्टिनेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डर गए। उन्होंने मैजिक टावर्स थे उनके ऊपर अटैक चालू कर दिया। और इसी वॉर के दौरान जो ब्लैक टावर था उन्होंने यहाँ पर जो अनडेड आर्मी थी उसको समन किया और उसी के साथ जो बोन ड्रैगन था उसको भी समन किया। उन्होंने काउंटलेस किंगडम्स थे उनको ख़त्म कर दिया और इसी के साथ जो मैजिक का एरा था वो यहाँ पर एंड हो गया। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉक्सी है वो वापस यहाँ पर लौट आ चुका है अपना रिवेंज लेने के लिए। और जो प्रॉक्सी है उसके अंदर यहाँ पर 15 स्वॉर्ड मास्टर और 6 सर्कल मेज और जो फर्स्ट 7 सर्कल आर्चे मेज भी है। अब इसी के साथ तुम चाहे कितने भी ज़्यादा ताकतवर हो लेकिन तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है कि तुम उनके सामने टिके रह सको। जिसके साथ रे कहता है तो ठीक है जो उनका हेड क्वार्टर है आखिर वो है कहाँ पर। इसी के साथ जो न्यूक्रोमेंसर होता है वो कहता है कि द ग्रेंसिया माउंटेन पर। इसी के साथ हमें ग्रेंसिया माउंटेन होता है उसके बारे में बताया जाता है। वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो भी किसी भी कंट्री का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर जो ड्रॉफ और एल्फ है वो रहती है, 2 प्रजातियाँ। और वहाँ की जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, जो वहाँ पर रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, जिनके कारण उनके बीच काफ़ी सारी जो फाइट्स होती है वो होती रहती है ड्रॉफ और एल्फ के बीच। रे सोच रहे होते हैं डेफिनेटली जो हमारा एनिमी है उसको इससे अच्छी जगह बिल्कुल भी नहीं मिलती अपने ट्रूपर्स को इकट्ठा करने के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए दूसरे नेशन से बचते हुए। अब यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं मैं एक मीटियोर में जो ये प्रॉब्लम है वो ख़त्म कर सकता हूँ उस माउंटेन पे गिरा के। लेकिन यहाँ पर जो इनोसेंट ड्रॉप और एल्फ है उनको मैं यहाँ पर ख़त्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो उनका कुछ नुकसान हो। लेकिन जो प्रॉक्सी है उसके पास 15 स्वॉर्ड मास्टर और 7 6 सर्कल के आर्चे मेज है और एक 7 सर्कल का भी आर्चे मेज है उनके पास। तो इसलिए जो न्यूक्रोमेंसर था वो इतनी स्पिरिट के साथ कह रहा था कि हम उनके सामने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर रे आ जाती है। अभी रे कहता है कि तुम यहाँ पर हो, जिसके साथ वो कहती है कि हम आपका जो ऑर्डर है उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी इसी के साथ जो रे होता है उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर तुम प्रॉक्सिया के अंदर जाओ और सब कुछ मॉनिटर करो जो वहाँ पर मूवमेंट है, और छोटी सी भी यहाँ पर कुछ भी चीज़ होती है तो तुम मेरे को ज़रूर रिपोर्ट करना। तभी जो रेन होती है उसको कुछ कहना होता है। तभी रे कहता है कि रेन क्या तुम्हें कुछ कहना है, क्या तुम मेरे को कुछ कहना चाहती हो। जिसके साथ वो कहती है कि हम लोग आपका जो ऑर्डर है वो किसी भी हालात में फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने सोचा था कि हम आपके बैटल फील्ड के अंदर भी आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जो एनिमी फोर्स है
वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एडवांस है। अब यहाँ पर रे होता है वो कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ पर हम भी जो एडवांस फोर्स है उसको क्रिएट कर सकते हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अभी हम लोग देखते हैं जो जेक होता है वो रे का घर होता है वहाँ पर आ जाता है, और वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ सेंट के पास, लेकिन मैं अपना फेस है कैसे उनको यहाँ पर दिखाऊंगा। तभी हम लोग देखते हो डोर खोल के अंदर जाता है, तो जो मेड होती है वो कहती है कि सेंट जेक आपसे मिलने के लिए आया है। जिसके बाद रे कहता है कि उनको अंदर आने के लिए कह दो। हम लोग देखते हैं जो जेक होता है वो डोर खोल के अंदर जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं जो अब जेक होता है उसने अपना सिर झुकाए हुए होता है। रे जेक के पास आ रहा होता है, और आने के बाद उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और उससे कहता है कि कल से हम ट्रेनिंग स्टार्ट करें, तो जल्दी सुबह आ जाना ट्रेनिंग ग्राउंड पर। तभी जेक कहता है कि क्या आप मेरे को बाहर नहीं फेंकने वाले हो। जिसके साथ रे कहता है कि आखिर ये तुम क्या नॉनसेंस जैसी बात कर रहे हो, आखिर मैं तुम्हें बाहर क्यों फेंकूंगा। मैं तुम्हें एक नया पर्सन बनाने वाला हूँ जिसको कि कोई भी डिफीट नहीं कर सकता, अनडिफीटेबल पर्सन। तो जो अगले 10 दिनों तक हमारी ये ट्रेनिंग चलने वाली है, तो 10 दिनों के लिए जो कुछ भी है वो तुम सब भूल जाओ, और तुम्हारा जो गोल है वो ओनली स्ट्रॉन्गर बनने का रहेगा। इसी के साथ मेरे को पता है कि जब मैं 1 महीने तक लगातार सोया रहा था, तुमने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया था बैटलफील्ड के अंदर। जब मैं वहाँ पर नहीं था तुमने काफ़ी ज़्यादा उनकी मदद की थी, मेरे को बिल्कुल पता है। अगर कोई डिज़र्व करता है मेरे बाद होली एम्पायर को संभालने का, तो वो सिर्फ तुम हो। इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आखिरकार तुम मेरी स्वॉर्ड जो हो। तभी जो जेक होता है अपने घुटनों पर आके बैठ जाता है, और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जेक वहाँ पर टाइम से आ जाता है। अभी जो रे होता है वो कह रहा था कि अभी तो यहाँ पर सूरज भी नहीं होगा, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। जिसके साथ जो जेक होता है कहता है मैं सेंट की स्वॉर्ड हूँ, आखिर मैं अपने लॉर्ड है उनको कैसे इंतजार करा सकता हूँ। जिसके साथ रे कहता है तो ठीक है, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर जो ओरा ब्लेड है उसको बनाना है। जिसके बाद वो कहता है यस सर। हम लोग देखते हैं कि जो वो ओरा ब्लेड होता है उसको बना तो देता है। तभी रे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारी जो पुरानी हैबिट्स हैं उनको तुम भूल जाओ। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ एक जो अपना मान है उसको स्वॉर्ड की शेप नहीं देना है, उसके बारे में सिर्फ मत सोचो। यहाँ पर तुम्हें जो अपना यहाँ पर ओरा ब्लेड है उसको बैलेंस भी करना है। अब यहाँ पर जो जेक होता है उसको कुछ भी समझ नहीं आता है बैलेंस। तभी जो रे होता है उसको कहता है कि सोचो कि तुम्हारे जो स्वॉर्ड है उसको तुमने 3 इक्वल हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया है, टॉप मिडल और बॉटम। यहाँ पर जो हर एक एरिया है उसके अंदर तुम्हें इक्वल जो माना है उसको यहाँ पर फ्लो करवाना होगा। हर एक जोन के अंदर इक्वल माना फ्लो होना चाहिए, जिससे कि बैलेंस बनेगा। अभी यहाँ पर मैं जो माना है उसको मैनिपुलेट करने वाला हूँ तुम्हारी बॉडी के अंदर ओरा ब्लेड को बनाने के लिए खुद से। तभी हम लोग देखते हो जो माना होता है उसके अंदर डालते हैं। अभी जो ओरा ब्लेड होता है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक दिखाई दे रहा होता है। रे कहता है कि तुम इस चीज़ को समझ गए हो, तुमने ये फील कर लिया हो, तो इसको ट्राई करते रहो बार बार। इसी से जेक कहता है ठीक है। हम लोग देखते हैं जो जेक होता है यहाँ पे जो माना सोड होता है यानी ओरा सोड उसको बना रहा होता है, और वो बन भी जा रही होती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो गायब हो जाती है। तभी जो जेक होता है कहता है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। रे उसको कहता है कि तुम्हारे लिए मुश्किल इसलिए क्योंकि तुम कुछ समथिंग कुछ अलग चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ शेपलेस चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो रे होता है कहते हैं कि तुम बस 3 दिनों के अंदर इसको मास्टर कर लोगे। जेक कहता है मैं किसी भी हालात में इसको 3 दिनों के अंदर कर लूँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अभी जो रे होता है वो अपने कमरे में वो चला जाता है, और वो कह रहा होता है कि मैंने जेक को कह तो दिया है 3 दिन में इसको मास्टर करने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि जो रे है वो 3 दिनों के अंदर इसको कर पाएगा। इसी के साथ वो और सोच रहा होता है कि अभी के लिए तो मेरा गोल ये है कि जो जेक है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना, ताकि मेरे बाद वो जो होली किंगडम है उसको संभाल सके, ताकि मैं जो ग्रेशिया उसके लिए निकल सकूँ। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हाई एल्फ एरा होती है वो आ जाती है। रे उसको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो कहता है एरा। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जो एरा होती है उसको ऐसा देखकर, जागा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो ठीक हो गया, उसको काफ़ी तेज़ी से गले लगा लेती है। रे उसे कहता है कि तुम्हें ग्रेंशिया के बारे में कुछ पता है, तो जो एरा होती है कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, जो वहाँ का फॉरेस्ट है उसको मैं मैनेज बिल्कुल भी नहीं करती, वहाँ पर कोई और ही हाई एल्फ है उसको मैनेज करता है। जैसे कि साथ रे कहता है वो सोचता है कि फ्रॉक्सिया को मिटाने के लिए चाहे छोटी योजना हो चाहे बड़ी योजना हो, इस बात की कोई भी संभावना नहीं है कि छोटी सी भी हलचल नजरअंदाज की जा सकती है। और जो एल्फ है वो बाहरी लोगों के लिए वो बहुत ही ज्यादा अविश्वासी होती हैं। बेशक वो और कम सुखद होंगे अपने इलाके में किसी और अजनबी के होने से, उनके लड़ने की चाहत से। और अगर इस तरह से मैं हाई एल्फ है उनको नाराज कर देता हूँ तो जो विलेज के जो एल्फ है वो भी नाराज हो जाएंगे, यहाँ तक कि जो आसपास के क्षेत्र के एल्फ है वो भी चुप नहीं बैठेंगे इसके अंदर बिल्कुल भी। अभी जो रे होता है वो एरा से कहता है जो हाई एल्फ है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो जो एरा होती है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, सारे जो हाई एल्फ है वो काफी ज्यादा ताकतवर है कि वो एल्फ की स्पीसीज से निकल के दूसरी स्पीसीज में भी जा सकते हैं, लेकिन वो लोग मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारे जो हाई एल्फ है उनकी मैं गार्डियन हूँ। अभी जो रे थोड़ा चौंक जाता है। अब जो रे होता है उसको कहता है कि मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी यहाँ पर एल्फ से होने वाले टकराव हैं उनको अवॉइड कर सकूँ। जिसके बाद एरा कहती है थैंक यू। अब इसी के साथ जो एरा होती है वो कहती है कि ठीक है अब जो मेरा जाने का टाइम है वो आ चुका है। इसी के साथ वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है। अभी 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर।
अभी जो जेक होता है अपनी जो माना सोड होता है, वो ओरा सोड, उससे ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी वहाँ पर रे आ जाता है और उसको कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद जेक कहता है मेरी गलती है। अभी से कहा जेक कह रहा होता है कि जब आपने मेरा माना वो कंट्रोल किया था तब मेरे अंदर ऐसा लगा कि कुछ जागा, मेरे अंदर कुछ अवेकन हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि यहाँ पर मैं सेम सिचुएशन के अंदर फंस चुका हूँ, जैसे कि मैं जहाज से फाइट करते टाइम हो चुका था उतना ताकतवर। अभी इसी के साथ जो रे होता है वो सोच रहा होता है इसने कंसिस्टेंटली जो मेरा माना रेश होता है उसको कंट्रोल रखा, ओरा को कंट्रोल रखा, मेंटेन रखा उसको। अब इसी के साथ जो रे होता है उसको कहता है तो ठीक है, तुम बिल्कुल सेम सिचुएशन के अंदर फंस गए थे, यानी सही है, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहे हो, यानी तुम ताकतवर बन रहे हो। अब इसी के साथ जो रे होता है उसको कहता है तो ठीक है, अब यहाँ पर तुम जो मेरी ओरा सोड है उसको तुम ब्लॉक कर पाओगे, तुम्हें इसको ब्लॉक करना है। जिसके बाद जेक कहता है ठीक है। जेक सोच रहा होता है कि ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है। अभी हम लोग देखते हैं जो रे होता है, रे अपनी ओरा सोड से सीधा जेक के ऊपर अटैक करता है। जेक कह रहा होता है कि मैं इसको ब्लॉक कर सकता हूँ, इसको स्टॉप कर सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि जो उसकी सोड होती है वो आर पार हो जाती है, रे की सोड। जेक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। अभी जो रे होता है उसको कहता है तो ये लास्ट लेसन था जो तुम्हें ज़रूर सीखना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं कि जो वो सोड होती है रे की, वो उसकी सोड को क्रॉस करते हुए दोबारा से अपेयर हो जाती है। अब जेक सोच रहा होता है ये अनस्टॉपेबल सोड है। जेक कहता है क्या इसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। तो रे कहता है कि कौन जाने, लेकिन तुम्हें इसको फिगर आउट करके रखना होगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। अभी रे उसको और कहता है कि जो प्रोक्सिया का हेड होम बेस है मैं वहां पर जा रहा हूँ। अभी इसी के साथ जो जेक होता है वो कहता है कि इस सिचुएशन में मैं भी आपके साथ चलूंगा। तभी हम देखते हैं जो रे होता है उसके सिर के ऊपर एक उंगली मारता है, जिससे कि जो जेक होता है नीचे बैठ जाता है। रे उसको कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम वही पर्सन हो जो मेरे बाद जो होली एम्पायर है उसको संभाल सकता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जेक कहता है कि आपने जो मेरे को ओरा सोड की प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, मैंने यहाँ पर उसकी रिपीटेशन एंडलेस तरीकों से करी है, काफ़ी देर तक मैं करता रहा बिना रुके। अब रे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसको कहता है कि तुमने खाना नहीं खाया। जिसके बाद जेक कहता है कि आपने मेरे को ट्रेनिंग पर लगाया था और ट्रेनिंग को छोड़ के मैं कैसे खाना खाने जा सकता हूँ। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो रे होता है कहता है कि सबसे पहले मेरे साथ चलो, मैं तुमको कुछ खाना खिलाता हूँ। जिसके बाद वो कहता है यस सेंट। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, प्रिस्ट एक्ले होता है उसको दिखाया जाता है। अब उसके सामने एक बंदा होता है, वो कह रहा होता है कि जो सेंट है वो प्रेयर जर्नी है उसको स्टार्ट करने वाला है और उसके पास कोई भी अंगरक्षक बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन प्रिस्ट एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो विद्रम इन्वेस्टिगेशन काउंसिल है वो अब यहाँ पर मूव कर रहा है, वो चलना शुरू कर दिया उसने। जैसे के साथ हम देखते हैं कि जो प्रिस्ट एक्ले कहता है बिना मेरी परमिशन के, जबकि मैं हाई प्रिस्ट का हेड हूँ, मेरी परमिशन के बिना वो कैसे मूव कर सकते हैं। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि उन लोगों को डायरेक्ट जो ऑर्डर है वो पोप से मिला है मूव करने का। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जो प्रिस्ट एक्ले सोच रहा होता है आखिर ये बुढ़ा क्या करने की कोशिश कर रहा है और वो उससे कहता है कि जल्दी मेरे साथ चलो। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग रे को देखते हैं। अब वो ग्रेंशिया माउंटेन है उसकी तरफ वो निकल पड़ता है और सर्दी के कारण काफ़ी ज़्यादा उसको जुकाम हो जाता है। तभी वो एक जगह पर जाकर रुक जाता है और कहता है कि मेरे को यहीं पर जो अपना कैंप है उसको लगा लेना चाहिए। तभी उन्हें देखती है वो कुछ फायर वर्न्स होता है उसको यूज़ करता है और यहाँ पर वो आग जलाता है अपने मैजिक से। तभी वो सोच रहा होता है क्या यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जिसको कि मैं फायरवुड के तौर पर यूज़ कर सकूँ जलाने के लिए। अभी उसको वहाँ पर जो एक ट्री होता है वो दिखाई दे रहा होता है। रे उसके पास जाता है, उसको उखाड़ने की कोशिश करता है। तभी वो ट्री कहता है कि चले जाओ ह्यूमन। अभी इसी के साथ जो रे होता है उसको कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से। तभी जो वो ट्री होता है उसको देखने लग जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अब इसी के साथ जो रे होता है वो सोच रहा होता है कि क्या ये एक स्पिरिट है या फिर मॉन्स्टर है या फिर कुछ और ही मेरे को ये दिखाई दे रहा है। तभी यहाँ पर जो वो बंदा होता है वो ट्री कहता है कि किसे पता था कि मैं यहाँ पर एक इंसान से मिलूंगा। रे उसको कहता है कि मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर एक ट्री मॉन्स्टर से मिलूंगा। जिसके बाद वो कहता है मैं कोई ट्री मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं ड्रायड हूँ। अब इसी के रे उसको कहता है आखिर तुम कैसे इस तरह झूठ बोल सकते हो। अब रे के दिमाग में एक इमेज बन रही होती है ड्रायड दिखते कैसे एक्चुअली में। अब इसके साथ वो ड्रायड होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें शो करके दिखाता हूँ। हम लोग देखते हो जो ड्रायड होता है अपनी जगह से यहाँ से निकल जाता है और वो उसको कहता है कि जैसा कि तुमने देखा है कि जो मेरी रूट्स थी, जो मेरी जड़ें थी, वो टूटने के बाद भी मैं बिल्कुल भी नहीं मरा है। जिसके बाद रे कहता है हाँ तुमने सही कहा। तभी वो देखते जो ड्रायड होता है अपना टॉपिक चेंज कर देता है, उसको कहता है कि ह्यूमन क्या तुम एक डिवाइन बीइंग हो। अब इसी के साथ रे सोच रहा होता है इसने टॉपिक चेंज कर दिया। तभी रे कहता है मैं सेंट हूँ और मेरा नाम रे है। जिस तभी ड्रायड कहता है कि क्या तुम जो अपनी पावर है वो मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहोगे, मेरे को ताकतवर बनना है। अगर तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जो तुम्हें चाहिए होगा उसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा, वो तुम्हें दूंगा। अब इसी के साथ रे सोच रहा है जो मेरे को चाहिए होगा। अभी वो सोच रहा था जो ड्रायड है वो फॉरेस्ट के अंदर फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं जो कि बेनिफिशियल होता है।
अगर ये जो बंदा है वो कह रहा है कि ये ड्रायड है तो ये बंदा मेरे काम आ सकता है। मेरे को पूरा यकीन है कि जो ग्रेंशिया माउंटेन्स के जो एल्फ है वो इसको पसंद करते होंगे और इसी के साथ वो लोग मेरी मदद करेंगे प्रोक्सिया हंट के अंदर कम से कम। लेकिन वो मेरे रास्ते में तो नहीं आएंगे ना, मैं उन्हें अपने रास्ते में आने से तो रोक ही सकता हूँ। अब इसी के साथ जो रे होता है उसको कहता है कि अगर तुम किस तरह की ताकत की बात कर रहे हो, जिसके के साथ वो ड्रैड कहता है कि जैसा कि मैंने तुमने से कहा मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ, मेरे को ताकतवर बनाओ। अब जो रे होता है वो कहता है कि मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है कि जो ड्रायड है आखिर उसको कैसे ताकतवर बनाया जाता है, तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। जो ड्रायड होता है वो थोड़ा उदास हो जाता है और वो कहता है कि मेरे को सिर्फ ताकतवर बनना था ताकि मैं जो अपना फॉरेस्ट है वहाँ पर लौट सकूँ। अब इससे ज़्यादा रे कहता है कि जो ये फॉरेस्ट है क्या ये तुम्हारा घर नहीं है। ड्रायड कहता है कि एक दिन एक इंसान हमारे फॉरेस्ट के अंदर आ गया और उसने फॉरेस्ट को कमज़ोर बनाना स्टार्ट कर दिया और उसने अपने ब्लैक मैजिक से या तो हम में से काफ़ी लोगों को मिटा दिया या फिर हमारी जो पावर छीनने के बाद हमें यहाँ बेघर कर दिया, हमें होमलेस बना दिया उसने। रे सोच रहा होता है डार्क मैजिक, कहीं ये बंदा ग्रेंशिया फॉरेस्ट है उसके बारे में तो बात नहीं कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। रे उसको कहता है तो ठीक है हम उन ह्यूमंस को पनिश करेंगे जो तुम्हारे फॉरेस्ट के अंदर है। अब इसी के साथ जो ड्रायड होता है कहता है क्या सच में, जिसके बाद रे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं बना सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारा जो फॉरेस्ट है उसके अंदर तुम्हें ज़रूर पहुँचा सकता हूँ। जिसके बाद ड्रायड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अभी जो रे होता है वो कह रहा होता है कि मुझे कुछ फायरवुड्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर आग जलाने के लिए, मैंने अपने मैजिक से तो जला दिया है लेकिन ये ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं। जिसके के साथ जो ड्रायड होता है कहते हैं 1 मिनट, जो मेरी बॉडी है उससे यहाँ पर जो आग है वो काफ़ी देर तक जलती रहेगी। हम लोग देखते हो अपना हाथ उसके अंदर डाल देता है, सीन शिफ्ट हो जाता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं जो रे होता है ग्रेंशिया फॉरेस्ट होता है आ चुका होता है और वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर मैप के अकॉर्डिंग और जो बंदे था उसने मेरे को कहा था, मेरे को लगता है कि अब मैं जो एल्फ का जो टोरो ट्री है उसके अंदर पहुँच चुका हूँ उनके इलाके के अंदर। तभी मैं देखती हूँ वहाँ पर जो एक एल्फ होती है उसको दिखाई देती है और कहती है कि आखिर एक इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके साथ जो रे होता है सोच रहा होता है क्या ये विलेज की गार्डियन है। अब इसी के साथ जो रे होता है उसको कहता है कि क्या मैं इस एरिया के जो हाई एल्फ है उससे मिल सकता हूँ। जिसके बाद वो कहती है अगर तुम्हें क्या काम है। जिसके बाद रे कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर उनसे परमिशन है वो लेना चाहता हूँ। जिसके साथ वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ की जो हाई एल्फ होती है वो आ जाती है जिसका नाम चेरसी होता है। वहाँ के जो एल्फ होते हैं वो कहते हैं कि चेरसी आप यहाँ क्यों आ गए। जिससे कि सारे रे सोच रहा होता है कि चेरसी ये एक हाई एल्फ है, ये बिल्कुल जो एरा है उसकी तरह दिखाई देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ ये है कि ये मेरे से बात करना चाहती है एक्चुअली में। तभी जो चेरसी होती कहती है कि हेलो, आखिर आप हमारे विलेज है उसके अंदर क्यों आए हैं, क्या काम है। जिसके साथ रे उसको कुछ बताने जा ही रहा होता है तभी जो वो चेरसी होते है उसके कान में जो ईयरिंग होती है वो देख लेती है और उससे कहती है कि एसली की आँख। अब इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि ह्यूमन, मैं तुमसे पूछती हूँ कि आखिर जो ये ईयरिंग है ये तुम्हारे पास कैसे आई। अभी रे कहता है कि ये तो सिर्फ एक गिफ्ट है, मेरे को एक गिफ्ट मिला था ये। अब इसी के साथ जो चेरसी होती है वो कहती है गिफ्ट, ये ईयरिंग्स हमारे विलेज की काफ़ी ज़्यादा बेशकीमती चीज़ है और मेरी माँ की तरफ से एक यादगार चीज़ भी। मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ कि आखिर ये चीज़ तुम्हारे पास आई कैसे। रे कहता है कि एक्चुअली मैं होली एम्पायर का एक सेंट हूँ और ये जो एक स्वॉर्ड मास्टर लेशियन एम्पायर के हैं उन्होंने मेरे को एक गिफ्ट दिया था। अब इसी के साथ जो चेरसी होती है कहती है कि अब तुम्हें कुछ भी कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो दूसरे एम्पायर्स के फ्रेंड्स है वो हमारे एनिमीज़ है, हमारे दुश्मन है। अब इसी के साथ वो अटैक करने के लिए जा रही होती है रे पर। रे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।